H2 plus I2 from left to right and H2 2HI from right to left. ठीक है, H2 plus I2 from left to right और 2HI from right. थर्ड पॉइंट, उसमें थर्ड पॉइंट था रिएक्शन बहुत फास्ट है, बट इन दिस केस द रिएक्शन ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल और जीरो इन द बिगिनिंग. शुरू में रिएक्शन इज जीरो और रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल. व्हाई? बिकॉज शुरू में जब आपने नेग्लिजिबल कहा तो इसका मतलब है कि 2HI प्रोडक्ट तो बना ही नहीं. जाहिर है रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ना. जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये डिकम्पोज होगा, तो शुरू में आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन जो है वो जीरो है या रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है. तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन स्टार्ट. तो शुरू में इन द beginning the rate of reverse reaction is negligible, but with the passage of time it speeds up. फिर जैसे ही टाइम गुजरता है तो ये फास्ट हो जाता है. So these are the comparison of macroscopic characteristics. आपको जो आपके पास मैंने आपको होमवर्क दिया है तो उसमें आपने क्या करना है कि वो एक्सरसाइज करें, रिएक्शंस लिखें, दोनों एक रिएक्शन लें, उसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, फिर उसका रिवर्स रिएक्शन लिखें, फॉरवर्ड रिएक्शन लिख के उसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक 4 लिखें, फिर रिवर्स रिएक्शन लिखें, फिर उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक. इस तरह कंप्लीट करके फिर मुझे क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ mass action. Now this law of mass action explain or describe the equilibrium state of chemical reaction. ये equilibrium state chemical reaction के उसको describe कर रहा है. Okay? So in 1864 two chemists G.M. Goldberg and P. Veitch put forward the law of mass action. ठीक है, this law states that, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट जो है, the rate at which the substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reactants of the reaction. टू पोर्शन ये स्टेटमेंट है. पहली स्टेटमेंट क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट, यानी जिस रेट से सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो किसके ऊपर उसका रेट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास. यानी उसका रेट जिससे सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास, यानी उसके मास के ऊपर. एक्टिव मास इज, यू कैन से एक्टिव मास इज द मास, जो मास आप उसका ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है. एंड द रेट एट विच, सेकंड इसकी स्टेटमेंट है, एंड द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, जिस रेट से रिएक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, इसने कहा है कि जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जिस उसमें प्रोसीड कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि दोनों रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. So the total two parts of the law of mass action is the rate at which the substance react is directly proportional to active mass, and the rate at which the reaction proceed is directly proportional to the product of the active mass. So the active mass that is represented by square brackets, ये square brackets. ठीक है, अब हम जब भी एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर उसका रिएक्टेंट का नाम लिखेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से कहेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे दिस इज द एक्टिव मास ऑफ ए रिएक्टेंट, दिस इज द एक्टिव मास ऑफ बी रिएक्टेंट. अगर अंदर ए लिखेंगे
तो आप कहेंगे कि दिस इज द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, और अगर आप अंदर बी लिखेंगे तो आप लिखेंगे दिस इज द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी। क्लियर हो गया? नाउ द मोलर concentration of reactant and product is represented by, these are the units of concentration of reactants and product. It is represented by mole per decimeter cube, or we can write mole decimeter cube minus 3। ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब कहेंगे, डेसीमीटर क्यूब, या इस हमको कहेंगे मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 ऊपर। ठीक है, कंसंट्रेशन के यूनिट्स ये, यूनिट्स में हम ये आए। ठीक है, एक्टिव मास रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, और कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब हम आपको मैं एक सपोज करके एक इक्वेशन दिखाती हूँ आपको। एक इक्वेशन लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब आपके पास इक्वेशन आई है, सपोज की है हमने इक्वेशन ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स। और फिर उसके बाद आप आ जाते हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स ए बी रिएक्टेंट्स, सी और डी प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, it will give you C moles of product C, D moles of product D। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये वो कोफिशिएंट है जो हम बैलेंस करने के लिए इक्वेशन पे लगाते हैं। ठीक है, 1 2 या 3 4 जो भी हम लगाते हैं, तो ये वो उसको बैलेंस करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस I2, it will give you 2HI। ठीक है, अब आप देखें आपके पास रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आपके पास आयोडीन रिएक्टेंट है, उधर है प्रोडक्ट आपके पास है 2HI। 2 क्या है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में डी में स्मॉल डी लिखा हुआ है, सी में, ये दो प्रोडक्ट है ना आपके पास, तो सी के साथ स्मॉल सी लिखा हुआ है, डी के साथ स्मॉल डी लिखा हुआ है, तो ये वो फिगर्स हैं, वो कोएफिशिएंट है जो आप बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 2HI, तो 2 जो है वो स्मॉल लेटर में हमने इधर रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इसमें आपने बैलेंस करने के लिए कुछ भी आपको नहीं लगाना पड़ा, इसका मतलब है यहाँ 1 है। ठीक है, तो इसका रेज टू पावर आप 1 कर सकते हैं, अगर 1 ना भी लिखें तो कोई बात। लेकिन वही बात है कि जो स्मॉल ए और बी और सी डी लिखा हुआ है, ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो आप 1 2 3 फिगर्स लगाते हैं, ये वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसको हम यूं पढ़ेंगे, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, इट विल गिव यू प्रोडक्ट सी, C moles of product C, D moles of product D। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो according to the law of mass action, लॉ ऑफ mass action आपको क्या कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव mass of the reactants and product। According to law of mass action, the rate of forward or rate of reverse reaction are directly proportional to the product of active mass of reactants and products। ठीक है, तो हमने जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लेना है, तो हम रेट किसका लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट्स का। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active mass of reactant A raised to power small, active mass of reactant B raised to power small। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, या हम इसको रीड करेंगे
इस तरह भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactant A raised to power A, concentration of reactant B raised to power B. क्लियर हो गया ना? आपको ये तो मालूम है ना कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं या रिप्लेस करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, कोई कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है के एफ, के कांस्टेंट, एफ मीन फॉरवर्ड रिएक्शन, एफ फॉरवर्ड रिएक्शन. So rate of forward reaction is equal to concentration A raised to power small a, concentration B raised to power small. इसको हम concentration भी पढ़ सकते हैं, active mass भी पढ़ सकते हैं. तो ये आपका rate of forward reaction आ गया. Now come to rate of reverse reaction. Rate of reverse reaction किस पे directly proportional है? Product of concentration of product. So rate of reverse reaction is directly proportional to concentration product C raised to power small c, concentration of product D raised to power small. ठीक है? So rate of reaction is equal to, again we have to write constant, that is Kr. K constant, R is for reverse reaction. ठीक है? Rate of reverse reaction is equal to Kr, concentration product C raised to power C, concentration product D raised to power D. ठीक हो गया? यानी अब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया, रेट ऑफ रिवर्स. Kf is the rate constant for forward reaction and Kr is the rate constant for reverse reaction. ठीक हो गया? So what will happen at equilibrium state? Equilibrium state में क्या? In the equilibrium state, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. यानी दोनों रेट जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट इक्वल हो जाए. तो इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. उसके बाद आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें. ठीक है? तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देन क्या होगा आपके पास? नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ Kf, रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है इसकी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. Kf concentration A, reactant A raised to power small a, concentration B raised to power small b is equal to rate of reverse reaction की क्या वैल्यू है? Kr, concentration product C raised to power small c, concentration product D raised to power small. ठीक है? अब इसको सॉल्व करने जैसे मैथ्स में आप करते हैं, इस चीज को अगर आप डिनोमिनेटर में ले आते हैं इधर, तो आपके पास है Kf is equal to Kr, concentration C raised to power C, concentration capital D raised to power D. यानी ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन A raised to power small a, concentration B raised to power small b. ये किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट्स. ठीक है? अब इसको डिनोमिनेटर में इधर ले आए इसको डिनोमिनेटर, Kf over Kr, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू concentration product C raised to power small c, concentration product D raised to power small d divided by concentration of A raised to power small a, concentration of reactant B raised to power small. Now this Kf over Kr, ये इस कांस्टेंट के लिए हम we can take an other constant, that is Kc. So Kf over Kc is Kf over Kr is equal to Kc. तो Kc क्या है? What is Kc? Kc is known as equilibrium constant. ठीक है? Kc is known as equilibrium constant, and this expression
KF over KR, C concentration D divided by concentration A and B. This is called equilibrium constant expression. Equilibrium constant expression. So we can write this. Kc is equal to concentration of product C raised to power D, concentration of product B raised to power D, divided by concentration of product reactant A raised to power A multiplied by concentration of reactant B raised to power. So Kc, what is Kc actually? Actually Kc is equal to concentration of product. और सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आप इक्वेशन लिख लें जो उसका प्रोडक्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आएगी. So Kc is concentration of product divided by concentration of reactant, or we can say it is the ratio between concentration of product and concentration of reactant. This is the ratio of concentration of product divided by concentration. So we can define equilibrium constant properly. कैसे हम इसको define कर सकते हैं? Equilibrium constant is defined as the ratio of product of concentration of product. यानी ऊपर देखें आपके पास concentration of product है, अगर एक से ज्यादा है तो हम उसका प्रोडक्ट लेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए हम लिखा हुआ है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. दूसरा प्रोडक्ट वर्ड जो है वो प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ, पहला प्रोडक्ट वर्ड जो है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज. तो आप लिखेंगे कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट, फिर अगेन मल्टीप्लाई के लिए यूज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, यानी एक से ज्यादा अगर हो, अगर एक हो तो फिर तो आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं. लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो फिर आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the product of the concentration of reactant, and each raised to power equal to the coefficient in the balance equation. यानी रेज टू पावर हम उसकी कैसे करते हैं, जो आपने इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए जो आपने लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं हाइड्रोजन, अगर आप लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस I2, it will give you 2HI. तो आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है 2HI, तो आप लिखेंगे Kc is equal to कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर क्या होगा 2 होगा, डिवाइडेड, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गई, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे रिएक्टेंट आपके दो है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, प्लस का साइन नहीं लगाना, H2 मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं ना, प्रोडक्ट है इसलिए हमने प्लस का साइन नहीं लगाना. I2 इसकी कोफिशिएंट की साइड पे कुछ नहीं लिखा, H2 1 है, I2 1 है, इसलिए रेज टू पावर 1 लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे Kc इज इक्वल टू HI रेज टू पावर 2, ये इसका कोफिशिएंट है, बैलेंस करने के लिए आपने लगाया है 2, H2 प्लस I2 है, तो एक कंसंट्रेशन H2 हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन I2 आयोडीन. ठीक है, तो इसके ऊपर कोई बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं लगा हुआ, 1 है, तो इसलिए इसकी रेज के पास कुछ भी नहीं. तो इस तरह हम इसको Kc को सोल्व करें. क्लियर हो गया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आप होमवर्क पे आ जाएं. होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है, पहले वाला भी आपने करना है, और नोट्स बेटा आपने नोटबुक्स पे मेंटेन करने हैं. जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी देखूंगी नोट्स, लेकिन आप मेंटेन करते जाएं क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख के दे. ठीक है, सो क्वेश्चन होमवर्क इज व्हाट इज कैटलिस्ट. पेज 13 पे इसका आंसर है ब्लू बैच में. ठीक है, कैटलिस्ट की डेफिनेशन. क्वेश्चन 2, एडिशन ऑफ वाटर इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज डेंजरस, एक्सप्लेन व्हाई. यानी आप सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर डालें तो डेंजरस होता है, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों. ठीक है, इसका आंसर आप. ठीक है,
तो ये भी उसी पेज पे इर्द गिर्द होगा, देख लीजिएगा आंसर इसका, क्योंकि जैसे ही आप एसिड डालते हैं, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसमें वाटर डालते हैं तो एकदम बर्स्ट होता है, आपके ऊपर एकदम छींटे गिरने लग जाते हैं, विग्रस रिएक्शन होता है, तो आपकी स्किन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जल जाती है। ये मैंने आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसका आंसर खुद से अपने वर्ड्स में। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट 9.3 यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, ये गलती से लिखी गई है, 9.2 है, जिसमें सिर्फ आपने इक्वेशंस लिखी हुई हैं। आप अगर आपके पास बुक्स हैं तो खोल के देख लें, इक्वेशंस लिखी हुई हैं और आपने उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, केसी। तो इसी तरह जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, तो इसी तरह आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन के लिए हैंड रेज कर सकते हैं आप। बेटा रेज योर हैंड फॉर द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं है? यस नायाब अली। बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, नायाब क्वेश्चन पूछे बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने स्टार्टिंग में कंपैरिजन बताया था, वो किसका आंसर है, हमने कहाँ से करना है? ये बेटा मतलब कल उसका मैंने होमवर्क क्वेश्चन। दिया था, कल मैंने होमवर्क दिया था 9.1 जी सेल्फ जी जी। असेसमेंट, ठीक है। हाँ तो जी मैम। उसमें आपने रिएक्शन जो है ना, उसको हाँ जी। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, दो दो रिएक्शन लिखते हैं, उसके साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है। ओके, चल तो हमने वो लिखना है जो आपने जी करवाई। जी 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 ठीक है। जी। एनी ओके। क्वेश्चन? जी अरूज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, वेट करें। जी अरूज माइक खोलें, बोले माइक में। मैम 9.3 में भी रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने हैं। बेटा जी 9.3 नहीं है, गलती से लिखा गया 9.2 है। मैं ग्रुप में दोबारा से होमवर्क शेयर कर दूंगी। इसमें आपने केसी की वैल्यू निकाली, रिएक्शंस दिए हैं, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। केसी जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि उसका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ठीक है। जी और क्वेश्चन? नहीं नो, नो क्वेश्चन। नहीं। जी और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना बेटा? किसी ने कोई हैंड रेज नहीं किया? नया, आप अपना हाथ नीचे कर लें बेटा, आपका तो मैंने आंसर कर दिया है। फिर मीटिंग खत्म कर दूं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा? ओके, फिर मीटिंग में खत्म कर रही हूँ।